तो सर ये जो बदलाव आए हैं, मेनली क्या बदलाव आए हैं? पहले भी ये कानून थे, लेकिन 1 जुलाई 2024 से इन कानूनों में बदलाव करके नए नाम के साथ में इन कानूनों को फोर्स में लाया गया है। आज़ादी के बाद इतने ये पहले के जो कानून थे वो अंग्रेजों के बनाए हुए थे और वो तभी से चले आ रहे थे। मतलब ये बदलाव तो पहले भी होना ही चाहिए था। सामान की जब्ती है, हथियार की जब्ती है, उसका ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कंपलसरी कर दी। नमस्कार दोस्तों, दी KST शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1 जुलाई 2024 को देश में आए बड़े बदलाव के। उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं सीनियर एडवोकेट मिस्टर सुनील जैन। सर स्वागत है। तिवारी जी नमस्कार। तो सर ये जो बदलाव आए हैं, मेनली क्या बदलाव आए हैं जो कानून में अभी 1 जुलाई से लागू हुए हैं? तिवारी जी, ऐसा है, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 बैकबोन है जो उन कानूनों से हमारा पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गवर्न होता है। पहले भी ये कानून थे, लेकिन 1 जुलाई 2024 से इन कानूनों में बदलाव करके नए नाम के साथ में इन कानूनों को फोर्स में लाया गया है। इसमें जो पहला कानून है जो इंडियन पिनल कोड की जगह लाया गया है वो भारतीय न्याय संहिता है। दूसरा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह कानून लाया गया है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। और तीसरा जो इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लाया गया है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ये 3 कानून 1 जुलाई 2024 से पुराने कानून की जगह लागू किए गए हैं। जहाँ तक मैं पहले कानून की अगर बात करूँ, भारतीय न्याय संहिता है, उसके अंतर्गत कौन से कृत्य अपराध होंगे, उनकी क्या परिभाषा होगी, उनका क्या वर्गीकरण होगा और उसमें कितनी सज़ा का प्रावधान किया जाएगा। ये जो पहले इंडियन पिनल कोड था उसकी जगह ये कानून लाया गया है। दूसरा कानून जो लाया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हुआ करता था और इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को कैसे अरेस्ट किया जाएगा, उसको कैसे जमानत मिलेगी, उसका अभियोजन किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से कोई प्रॉपर्टी जब्त होगी, किस प्रकार से केस का वो प्रोसीड होगा और उसकी सज़ा का किस तरह से फैसला लिखा जाएगा, उसकी अपील किस प्रकार से होगी, इन सब चीज़ों के बारे में उसमें प्रावधान दिया गया था। उसकी जगह ये दूसरा कानून लाया गया है। और तीसरा कानून जो है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। इसके अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसका प्रोसीजर तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दिया गया है, लेकिन उसका जो कैसे एविडेंस उसका चलेगा, कैसे उसका साक्ष्य दिया जाएगा, कौन से साक्ष्य ग्राही होंगे, कौन से साक्ष्य ग्राही नहीं होंगे, किस प्रकार का प्राइमरी एविडेंस होगा, कौन सा सेकेंडरी एविडेंस होगा, वो तीसरे एक्ट के अंतर्गत दिया गया है। सर ये ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि ये आज़ादी के बाद ये पहले के जो कानून थे वो अंग्रेजों के बनाए हुए थे और वो तभी से चले आ रहे थे। मतलब ये बदलाव तो पहले भी होना ही चाहिए था। बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा, जो प्रश्न किया है, हमारा जो इंडियन पिनल कोड था वो 1860 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाया गया था और 1860 से लगातार ये कानून चला आ रहा था। इसी प्रकार जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो 1882 से फोर्स में आया था और उसके बाद 1955 में इसमें कुछ परिवर्तन हुए थे, 1973 में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन हुए थे और उसके बाद छुटपुट परिवर्तन इसके अंतर्गत अमेंडमेंट संशोधन होते रहे, लेकिन इस बार उसको पूरे नए स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो 1872 का एक्ट है और इसमें बहुत कम संशोधन अभी तक किए गए हैं। ये बहुत ही परफेक्ट बना हुआ था, लेकिन समय के अनुसार, चूँकि परिवर्तन प्रकृति का नियम, अगर आप परिवर्तन समय के अनुसार नहीं करेंगे तो आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो आज के समय के अनुसार इन कानूनों के अंतर्गत संशोधन करना आवश्यक हो गया था ताकि लोगों को समय से जस्टिस मिल सके। पहले के जो कानून थे उनका उद्देश्य केवल अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए था और उनका केवल जो इंटेंशन था वो पनिशमेंट देने का था, जस्टिस देने का नहीं था। अब जो हमने नए कानून हम देख रहे हैं 1 जुलाई से, उनका उद्देश्य ये है कि लोगों को न्याय मिले और केवल जो सज़ा का प्रावधान है वो प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस के लिए किया गया है। वाह, मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बोली कि इसका उद्देश्य लोगों को न्याय मिलने के लिए लाया गया।
सर और क्या बदलाव आए हैं जो इस कानून में हमको जानना चाहिए या अच्छे बदलाव जो लाए गए? जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कि जो एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया है कि अगर किसी केस में एक से ज़्यादा एक्यूज्ड हैं और उसमें पहले के कानून के अंतर्गत एक एक्यूज अगर एब्सकॉन्ड हो जाता था तो उसका ट्रायल सेपरेट करके और जो उपलब्ध है उसका ट्रायल किया जाता था और उसकी वजह से कई बार ट्रायल डिले भी होता था। मतलब क्या होता था, वो एक्यूज चला जाता? नहीं, वो गायब हो जाता तो पुलिस उसको अरेस्ट भी नहीं कर पाती थी, वो भाग जाता था। वो पुलिस की उस पर्टिकुलर ऑफेंस के अंदर उसकी अरेस्ट नहीं होती थी तो उसका इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट नहीं होता था, चार्जशीट फाइल नहीं होती थी, इसलिए उसका केस नहीं चल पाता था। इस वजह से उस केस का कई बार जब तक उसको एब्सकॉन्ड डिक्लेयर नहीं हो जाता, उसका प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता, वो ट्रायल कई बार बहुत डिले होता था। जो ट्रायल 6 महीने साल भर में खत्म हो जाना था, कई बार 4 साल 5 साल उसके अंदर लग जाते थे। अच्छा, तो अभी क्या हो गया? संशोधन करने के पश्चात ये प्रावधान कर दिया गया है कि अगर किसी केस के अंदर कोई एक्यूज को कोर्ट एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देती है, उसका एक प्रक्रिया है, उसके बाद उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देते हैं, तो अगर वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने के बाद भी कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो कोर्ट यह मानकर कि वह उपस्थित है और पूरा ट्रायल करेगी, और अगर वो उसको दोषी पाया जाता है जो साथ वाले और या अभियोजन की तरफ से जो साक्ष्य प्रस्तुत की जाती है तो उसको भी अगर सजा बनती है तो उसको भी सजा उसकी अनुपस्थिति में ही दे दी जाए। मतलब ये है कि अनुपस्थिति में जो केस डिले होता था जी, अब वो डिले नहीं होगा, अब उसके बिल्कुल चलेगा। तो दोस्त और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं इन सारे कानून के बारे में तो आप एक बार होम मिनिस्ट्री की साइट पे ज़रूर विजिट करें, आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिलेंगी। तो सर ये जो कानून में बदलाव आया है, नए कानून आए हैं, इससे सामान्य नागरिक को किस तरह से फ़ायदा मिलेगा? देखिए, अगर हम आम पब्लिक की इन कानून के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि पहले लोगों को अपनी अगर किसी के साथ कुछ घटना हो जाती थी तो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए उसको काफ़ी भटकना पड़ता था। अब इसके अंदर ये है मतलब अगर कहीं किसी की चीज़ की सीमा को लेकर विवाद है तो कई बार पुलिस वाले कि भाई मेरे सीमा में नहीं आता है, दूसरे थाने पर जाइए, दूसरे थाने वाले कहते थे कि मेरे सीमा में नहीं आता है। होता था ये एफआईआर उधर होगी, वो एफआईआर इधर होगी। अब उन्होंने स्पेसिफिक उसके अंदर प्रोविज़न कर दिया है कि वो 0 पे एफआईआर रजिस्टर होगी, फिर अथॉरिटीज़ उसको तय करके कि ये इस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 0 एफआईआर क्या होती है सर? 0 एफआईआर है, ऐसा होता है कि जब ये तय नहीं होता है कि ये किस थाने क्षेत्र का अपराध है तो उसको 0 पे रजिस्टर कर लेते हैं। फिर क्योंकि हर थाने का एक दायरा रजिस्टर होता है, उसके अंदर साल भर में कितने ऑफेंसेस रजिस्टर हुए हैं वो 1 से लेके जब तक साल ख़त्म नहीं हो जाता है, तो इसलिए वो 0 पे उसको रजिस्टर कर लेते हैं। फिर जिस थाने का क्षेत्र का है वो जब वहाँ पर पहुँच जाता है तो उसका क्राइम नंबर दे दिया जाता है। ये तो बहुत बड़ी सहूलियत मिलने वाली है कि वो कहीं पे भी जाके अपनी एफआईआर कोई भी पीड़ित व्यक्ति कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक तो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त आप ऑनलाइन भी एफआईआर अपनी भेज सकते हैं, बस उसमें यह है कि आप उसको 3 दिन के अंदर आपको उस पर जाके सिग्नेचर वगैरह करना पड़ेंगे। एफआईआर आप ऑनलाइन करेंगे, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो उसको उनको रजिस्टर करने के लिए वो बाध्य हैं। लेकिन उसमें भी ये प्रावधान किया गया है कि अगर वो 7 साल तक की सज़ा के अगर अपराध हैं तो वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, और अगर उनको प्रथम दृष्टया लगता है कि इसके अंदर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए तो फिर अपराध पंजीबद्ध करेंगे। इसके अतिरिक्त गवाहों की सुरक्षा के लिए भी इस एक्ट के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि हर राज्य गवाहों की सुरक्षा के लिए भी एक पूरा प्रोसीजर बनाएंगे। और कानून तक गवाह विटनेस की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं था? नहीं, अभी तक कोई कानून नहीं था। अगर किसी सुनते थे कि गवाह को सुरक्षा दी गई, कई बार पढ़ते तो उसके मांगने पर अगर उसको कोई एप्रीहेंशन है या उसके साथ कोई घटना हो गई है, मांगने पे दी जाती थी। अब कंपलसरीली एक प्रोविजन किया है उसके अंदर कि हर राज्य को नहीं बना दिया कि किसको सुरक्षा मिलेगी, जिसमें अपनी बात आके बेबाक। दूसरा एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का प्रावधान पहले भी था उसके, लेकिन अब उसका जो स्कोप कर दिया है वो बहुत वाइडर कर दिया है उन्होंने। अगर आपने अपने मोबाइल से भी कुछ रिकॉर्ड किया है, डॉक्यूमेंट की परिभाषा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इंक्लूड कर लिया है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का बदलते हुए समय के हिसाब से उसका स्कोप इनलार्ज कर दिया गया। तो पहले ये वैलिड होते थे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस? एविडेंस भी वैलिड होते थे,
प्रक्रिया ऑलमोस्ट अभी भी वही है। आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उसके बारे में कि ये फला डिवाइस से मैंने रिकॉर्ड किया था, वो डिवाइस आज भी काम कर रही है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। ये पहले धारा 65B के अंतर्गत था, अब उसका प्रावधान बदल दिया गया है और उसकी थोड़ी सी प्रक्रिया भी सरल कर दी तो गई ये कानून भी सहूलियत के लिए? बिल्कुल, ये सहूलियत के लिए किया गया है। स्पीडी डिस्पोजल के लिए जितने भी प्रावधान हो सकते थे वो सभी में किए गए हैं। और आपने बोला और कुछ सहूलियत दी गई, तो ये कानून जो है सर, इससे आपने बताया कि एक आम जनता को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। इसमें पुलिस और जुडिशरी को भी फ़ायदा होगा डिसीजन लेने में, और क्या सबकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की गई है? देखिए, अकाउंटेबिलिटी टाइम पीरियड तो पहले भी थे कई चीज़ों के लिए, लेकिन अभी उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, फॉरेंसिक साइंस को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया है उन्होंने कि हर केस के अंदर सीन ऑफ ऑकरेंस है, स्पॉट पे जाएंगे और उसको फॉरेंसिक तरीके से उसकी जांच करेंगे। ज़्यादा फोकस किया है, इलेक्ट्रॉनिक पे ज़्यादा फोकस किया है। अब पहले जब्ती क्या होता था, एक जनता के लिए एक फ़ायदे की चीज़ ये भी है कि पहले आप जो भी जब्ती वगैरह होती थी वो कई बार थानों पे बैठ के बन जाती थी, कई बार ऐसी जब्ती बना ली जाती थी। अब उन्होंने कहा कि नहीं, इसको ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा। जब भी किसी भी व्यक्ति से कोई को अपराध में अगर संलिप्त पाया जाता है तो उसका जो भी जब्ती उससे बताई, सामान की जब्ती है, हथियार की जब्ती है, उसका ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कंपलसरी कर दिया। ये कंपलसरी है? ये कंपलसरी कर दिया ताकि अब इससे ये है कि किसी का फॉल्स इम्प्लीकेशन होने की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। ये सबका ही फायदा है जी। तो इस जो नए लॉ है इससे पुलिस को भी काफ़ी सहायता मिलेगी इन्वेस्टिगेशन और उसमें, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर साइंटिफिक तरीके से अगर हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको फॉरेंसिक साइंस की तरह से उसको जांचते हैं, तो डेफिनेटली उनका जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है वो बहुत साइंटिफिक हो जाएगा और उनका जब चार्जशीट वो फाइल करेंगे तो उनको केस को कोर्ट के सामने प्रूव करने के लिए बहुत सरलता हो जाएगी। और जुडिशरी के लिए क्या कहना चाहते हैं, ये उनके लिए किस तरह से फ़ायदे का है ये कानून जो बदलाव आए हैं? जहाँ तक जुडिशरी का सवाल है, अगर वही बात मैं फिर से रिपीट करूँगा कि अगर साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा, अभी क्या होता है कि आपको आई विटनेस अकाउंट है, हियर से एविडेंस अकाउंट है, उन पे बिलीव करके और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोसिक्यूशन प्रूव करता है उसके बेसिस पे किसी नतीजे पर पहुंचना होता है। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, साइंटिफिक तरीके से फॉरेंसिक साइंस की जांच आ जाएगी, डीएनए टेस्ट है, स्पॉट के पूरा प्रॉपर फॉरेंसिक साइंस से इसकी जांच वगैरह हो जाएगी, तो वो बहुत ही पुख्ता एविडेंस होगा, तो जज को अपने निर्णय में पहुंचने में सरलता होगी। सर, एक और पढ़ा था मैंने कि इसमें जो कस्टडी का टाइम है वो बढ़ा दिया गया, ऐसा है क्या? नहीं, कस्टडी का समय नहीं बढ़ाया है। एक्चुअली उसमें ऐसा किया है, अभी तक किसी भी केस के अंतर्गत अगर किसी को अरेस्ट किया जाता था तो मैक्सिमम 15 दिन तक का उसको पुलिस रिमांड दिया जाता था। लेकिन कई बार कई ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाता और वो 15 दिन कम पाए जाते हैं, तो उसके अंदर स्पेसिफिक ये प्रावधान किया है कि अगर आवश्यकता होने पर कोर्ट की संतुष्टि में अगर ये बात अभियोजन सिद्ध कर देता है या प्रथम दृष्टया उनको संतुष्ट कर देता है इस चीज़ के लिए, तो वो उसका जो पुलिस रिमांड का पीरियड है वो कुछ केसेस में 60 दिन और कुछ केसेस में 90 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन वो कोर्ट का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए उससे। एक और चीज़ थी जो पढ़ रहा था कि महिलाओं के लिए किस तरह से और अच्छा बनाया गया है, मजबूत बनाया गया है, जिससे उनको इंसाफ भी मिल सके, उनको न्याय ज़्यादा मिल सके और महिलाओं को सहूलियत भी हो। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया एफआईआर का एक प्रोसीजर अब नया थोड़ा सा बनाया है, इजी कर दिया गया है। तो अगर उसमें एक प्रावधान ये किया है कि कोई व्यक्ति अगर थाने पे नहीं जा सकता है किसी कारण से, अगर वो कोई डिसेबिलिटी में है या ट्रॉमा में है, तो उस सूरत के अंदर पुलिस उनके घर पे जाएगी एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, वहाँ घर पे जाएगी। और महिलाओं को अगर अपनी एफआईआर दर्ज करवाते थाने जाता है तो वो कोई महिला पुलिस ऑफिसर ही उनकी एफआईआर रजिस्टर करेगी, उनका स्टेटमेंट वगैरह। मतलब उस समय स्पेशली अब कंपलसरी कर दिया, महिला का होना ज़रूरी है, महिला इंस्पेक्टर ही या महिला अधिकारी ही इन्वेस्टिगेट करेगी। और इन्वेस्टिगेट करने की बात नहीं, मैं एफआईआर करने की अभी बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन का तो अलग अलग ऑफेंसेस के अलग अलग कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये उनके सीनियर ऑफिसर्स तय करके। ऐसा भी है क्या, जो मैंने पढ़ा था कि महिला जज ही महिलाओं के केस को सुनेगी? हाँ, ये जहाँ महिला अपराध से संबंधित कोई भी केसेस रहते हैं
वो उन केसेस के अंदर यथासंभव, मतलब ये मान के चलें कि महिला जज ही उनकी सुनवाई करती है। सर, इसी के साथ मैं जानना चाहता हूं कि एक और चीज़ हमने पढ़ी थी इस कानून के बारे में, जो की थी कि पहली बार कम्युनिटी सर्विस का जिक्र साफ तौर पे कानून में किया गया है। तो ये क्या होती है कम्युनिटी सर्विस, और इसको किस तरह से इस कानून में देखते हैं आप? देखिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है जो अभी तक हमारे भारत के किसी भी कानून में इस चीज़ का प्रावधान नहीं था। विदेशों में कई जगह इस तरह की कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट होता है। आपने अगर सुना होगा कि हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में सज़ा देने के बजाय या जमानत देने की साथ में एक कंडीशन के रूप में कम्युनिटी सर्विस के ऑर्डर्स किए हैं। कम्युनिटी सर्विस में न्यायालय आदेश ये कर सकती है कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पर 7 दिन वहाँ पर जो मरीज लोग हैं उनकी सेवा करेंगे, या ये कह सकते हैं कि आप प्लांटेशन करेंगे, ये कह सकते हैं कि आप सफाई करेंगे। इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें जो एक समाज के लिए आप सेवा के रूप में देते हैं, तो ये एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। सज़ा नहीं देने के बाद बजाय किसी भी व्यक्ति को कम्युनिटी सर्विस के बतौर पनिशमेंट किया जा सकता है। ये भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, और कुछ प्रोविजंस के अंतर्गत सजा के बतौर ये कम्युनिटी सर्विस का ऑर्डर किया जा सकता है। बहुत अच्छा कदम है। समाज सेवा, मतलब आई थिंक ये एक मौका भी होता है कि जाइए, और लेसन होता है जहाँ पे आप जाके समाज की सेवा करने वाले हैं। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कदम इस कानून के द्वारा लाया गया है। तो ये जो कानून आए हैं ओवरऑल अगर आप देखें, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं, या मैं बोलूँ बहुत सारे उसमें मॉडिफाई किया गया है, वो आम लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी सहूलियत के लिए किया गया है। और जैसा अभी वकील साहब बोल रहे थे कि ये हर जगह हर चीज़ों में जिस तरह से बदलाव आता है, उसी तरह से कानून में भी बदलाव लाए गए हैं, और वो बेहतरी के लिए लाए गए हैं। अभी आपने सुना, उन्होंने बोला कि ये अंग्रेज़ों ने जो कानून काफ़ी बनाए थे, जो पनिश करने के लिए थे, न्याय के लिए नहीं थे। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली कि हमारे देश में न्याय के लिए कानून बनने चाहिए। जो अंग्रेज़ों ने पनिशमेंट, आवाज़ दबाने के लिए बनाए थे, अब न्याय के लिए कानून बने। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन सीनियर एडवोकेट मिस्टर सुनील जैन जी के साथ। अगले बार फिर मिलेंगे किसी हस्ती के साथ, और अगले किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे। थैंक यू तिवारी जी, आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।